नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर निखिल शर्मा और आज अपनी प्रैक्टिस मैनेजमेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है। हम कभी उसके बारे में ना तो बात करते हैं ना सोचते हैं, और वो है हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए अपने क्लिनिक के अंदर, अपने ऑपरेटरी के अंदर। एज से कि जो फर्स्ट इंप्रेशन है किसी भी इंसान का वो आपके कपड़ों से पड़ता है, वो आपके लुक से पड़ता है बेसिकली। अब देखो भैया, जो शक्ल भगवान ने दी है उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, एक एथिकल ड्रेस कोड जो है आपका वो अपनी क्लिनिक पर होना चाहिए। मैं कुछ समय से इसमें बड़ा ही वियर्ड सा एक ट्रेंड देख रहा हूँ और शुरू में मुझे वो बड़ा इरिटेटिंग लगता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि नहीं, लोगों को इस बारे में शायद जानकारी ही नहीं है, शायद ऑफिशियली वो लोग जानते नहीं है कि ये क्या है और कैसे है, हमें क्या पहनना चाहिए, इसलिए ये एक वियर्ड सा ट्रेंड जो है वो चल पड़ा है। देखिए, बहुत जरूरी चीज इसमें यह है कि आप किस तरीके से ड्रेसअप हो रहे हैं, किस तरीके से आप अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी प्रैक्टिस पर पड़ता है। मुझे याद है जब मैं अपने यूजीज में था, इवन आई थिंक इन सेकेंड ईयर प्री क्लिनिकल, प्रोस्टोडोंटिक्स प्री क्लिनिकल, तो एक हमारे प्रोफेसर थे एंड ही यूज्ड टू चेक द बॉयज लाइक दिस, यू नो। वो मेरे पास आके ऐसे ऐसे कर रहे थे, Dr. Sharma, I think you have shaved on last Wednesday. I was like, yes sir, how did you guess that? उन्होंने मुझे उठा के बाहर फेंक दिया लैब से कि ऐसा है, पहले आप शेव करके आइए और तब लैब में घुसिएगा। आई मीन, बहुत ही स्टूपिड सी बात है कि आप प्री क्लिनिकल्स में कौन आपकी दाढ़ी से आपका क्या हो रहा है, लेकिन ये चीज़ जो है बिल्डअप होती है, ये चीज़ एक आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है और ये उस स्टेज पे अगर बिल्ड कर दी जाए, हमारे जब रैगिंग होती थी तो रैगिंग में अपने को हर वक्त फॉर्मल ही पहनने होते थे, तो वो बेसिकली वो रैगिंग नहीं है। उस टाइम लगता था यार ये क्या बेवकूफ़ी है, लेकिन वो रैगिंग नहीं है, वो आपको एक उस ड्रेस कोड को फॉलो करने का जो आप पूरे लाइफ टाइम चलाने वाले हैं, ये एक उसकी ट्रेनिंग है जो मुझे लगता है कि अब बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म होती जा रही है। मैंने देखा है कि लोग अपनी ऑपरेटरी में बिल्कुल कैजुअल्स पहने बैठे हैं, रंग बिरंगी टी शर्ट्स पहने बैठते हैं। इस चीज़ का देखिए, ऑब्वियसली कोई क्या पहन रहा है, क्या वो उसकी एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन जब आप एक एज अ प्रोफेशनल कहीं बैठे हुए हैं, इस चीज़ का इम्पैक्ट आपकी पब्लिक डीलिंग पे, आपकी पेशेंट डीलिंग पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आप बिल्कुल कैजुअल एक एटीट्यूड लेके बैठते हैं, आपका ड्रेसअप जो है वो कैजुअल होता है, तो पेशेंट भी फिर आपको कैजुअली लेना शुरू कर देते हैं। तो दैट्स व्हाई ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट नहीं, आप अपने ऊपर ट्राई करके देखिएगा कि अगर आप प्रॉपर ड्रेसअप होते हैं, प्रॉपर फॉर्मली ड्रेसअप होते हैं, तो पेशेंट आपके कन्विंसिंग स्किल्स का ही ये एक पार्ट है और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है पेशेंट के ऊपर और ट्रीटमेंट आउटकम के ऊपर। दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा, रिसेंटली एक बहुत ही टॉक्सिक ट्रेंड बोलूँ मैं, वियर्ड ट्रेंड बोलूँ, वो मैंने क्या देखा, एक हमारी इवनिंग पार्टी थी एंड फ्यू ऑफ द गाइज आर वियरिंग स्क्रब सूट इन दैट पार्टी। अजीब सी बात थी, स्क्रब सूट पहन के वो लोग पार्टी में आ गए, ऑब्वियसली मेडिकोस की पार्टी थी। फिर मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा कि एक साहब ओरल सर्जन है, फेमस ओरल सर्जन है, वो लेक्चर ले रहे हैं बच्चों का ओटी गाउन पहनकर। मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगा, मैंने कहा यार ये लोग क्या, फिर मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि शायद हमारा जो है एक जो ओटी प्रोटोकॉल होता है उसके प्रति जो है वो अपना एक्सपोजर नहीं है, हमें कोई सिखाता नहीं है, तो हम लोग को नहीं पता क्या करना है। अगर मैं उनसे पूछूं कि साहब आप स्क्रब सूट पहन के आप पार्टी में क्या कर रहे थे, तो उनका जवाब केवल ये होता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, हमारे पास 5 तरीके के स्पेशलाइज्ड ड्रेसिंग है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास जो एप्रन्स हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं लैब कोट्स, तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास स्क्रब सूट्स, देन वी हैव द ओटी ड्रेस और ओटी गाउन्स, एंड देन वी हैव द पीपीईज। तो अगर मैं एप्रन की बात करूं, एप्रन इज एन कॉमन नेम। एप्रन जो है आपका शेफ्स एप्रन भी होता है, और हाँ, एक और चीज़ आजकल जो है डेंटिस्ट एप्रन और शेफ एप्रन लगभग एक से होते जा रहे हैं, हालांकि उनके बीच में डिफरेंस होता है, कभी और हम इस चीज़ को इसको क्लियरफाई कर लेंगे। जो सेकंड चीज़ है वो है लैब कोट। लैब कोट भी लगभग एप्रन जैसा ही डिज़ाइनिंग होती है, लेकिन लैब कोट जो है अक्सर
जनरली हमारे पास जो है फुल स्लीव्स में होते हैं। एप्रन जो है हाफ स्लीव्स, फुल स्लीव्स दोनों तरीके के हो सकते हैं। लैब कोट की जो लेंथ है ऑलमोस्ट जो है वो नी लेंथ तक रहती है। एप्रन जो है वो शॉर्ट हो सकते हैं। लैब कोट का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है कि प्रोडक्टिव, लैब कोट एक तरीके से प्रोडक्टिव क्लोथिंग है। जो लोग लैब्स में काम करते हैं, रिसर्च वगैरह में काम करते हैं, तो कोई केमिकल्स वगैरह से बचाने के लिए लैब कोट का अक्सर यूज़ होता है। ये भी नॉर्मली वाइट ही कलर का होता है। तीसरी चीज़ स्क्रब सूट, मुझे लगता है जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल ये ट्रेंड बन गया है, लोग स्क्रब सूट पहन के घूम रहे हैं। भैया स्क्रब सूट जो एक पर्टिकुलर काम के लिए डिज़ाइंड क्लॉथिंग है, वो काम है जिसको हम बोलते हैं स्क्रबिंग। अब ये क्या होता है, देखिए स्क्रब सूट कब पहना जाता है। स्क्रब सूट आप बाहर से गए, आपको ओटी में जाना है। ओटी में हम ऑलमोस्ट स्टरलाइज एनवायरनमेंट मानते हैं। ओटी से पहले एक जो होता है उसको हम बोलते हैं चेंजिंग रूम। चेंजिंग रूम के अंदर आप बाहर से जो भी कपड़े पहन के गए हैं वो हम मानते हैं कि वो सब कंटेमिनेटेड हैं, वो बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सपोजर हुए, तो वहाँ हम एक वॉश्ड क्लोथिंग पहनते हैं। वॉश क्लोथिंग पहनते हैं, उसको पहनने के बाद हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्रबिंग। स्क्रबिंग और वॉशिंग में डिफरेंस क्या है? स्क्रबिंग का अगर मैं हिंदी में बताऊं आपको वैसे ही, तो वॉशिंग का मतलब होता है धोना और स्क्रबिंग का मतलब होता है रगड़ रगड़ कर धोना। तो स्क्रबिंग करने से पहले स्क्रब सूट पहना जाता है। देन जो आपका सर्जन है वो स्क्रबिंग अपनी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो ओटी में एंटर होते हैं। तो उसमें हम ये मानते हैं कि स्क्रब सूट स्टरलाइज नहीं है, लेकिन स्क्रब सूट एक वॉश्ड एंड क्लीन क्लोथिंग है। हम जब ओटी में एंटर करते हैं तो ओटी जब एक फ्रेश ओटी है, सेटअप ओटी है, तो हम उसका इन्वायरमेंट जो है वो स्टरलाइज रूप से मानते हैं। उस ओटी के अंदर हमको जो एक स्टरलाइज क्लोथिंग पहननी है वो है हमारे पास ओटी गाउन, और या फिर पूरा जो ओटी ड्रेस है वो अपने को पहननी होती है। वो जनरली एक ऑटोक्लेव ड्रेसिंग होती है, स्टरलाइज ड्रेसिंग होती है, और उसी में जो है प्रोसीजर कराया जाता है। दूसरी बात, प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद उस ओटी गाउन को वहीं का वहीं या तो अगर डिस्पोजेबल है तो डिस्पोज कर दिया जाता है, अदरवाइज वो दोबारा से क्लीन एंड स्टरलाइज करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ओटी गाउन बाहर नहीं आना चाहिए ओटी इन्वायरमेंट से, कि जब वो पहना गया है एट दैट टाइम वो स्टरलाइज है, और जब वो उतारा गया है एट दैट टाइम वो कंटेमिनेटेड है। तो दोनों ही तरह से कोई ओटी गाउन पहन के अपने को घूमना नहीं चाहिए। जब हम ओटी गाउन उतार के आते हैं उसके बाद हमें फिर से अपने को वॉश करना है। वॉश करने के बाद अपने को जो स्क्रब सूट हमने पहना है वो वहीं का वहीं उतार देना है। अगर मैं पर्टिकुलरली डेंटल की बात करूं तो डेंटल में हाँ, और स्क्रब सूट कौन कौन पहन सकता है? स्क्रब सूट कोई स्पेसिफिक डॉक्टर्स के लिए नहीं है। जो भी आपका सपोर्टिंग स्टाफ है, ओटी स्टाफ है, वो सारे लोग स्क्रब सूट डाल सकते हैं। पैरामीटर्स मैंने आपको उसके बता दिए। डेंटिस्ट के लिए क्या अगर है स्क्रब सूट, अगर मैं डेंटल ऑपरेटरी की बात करूं तो यस, यू कैन वियर दैट स्क्रब सूट इन योर डेंटल ऑपरेटरी, लेकिन प्लीज़ उसको डेंटल ऑपरेटरी तक ही सीमित रखें। उसको आप सड़कों पे पहनकर ना घूमें जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको अच्छा लग रहा था और आपको अलग दिखने की एक चाह थी। तो ये थोड़ी सी जो बात थी जो मैं करना चाह रहा था, ड्रेस सेंसिबली इस चीज़ का आपके जो है प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और अननेसेसरीली केवल दिखाने के लिए कि मुझे अच्छा लग रहा था इसके लिए आपने को स्क्रब सूट या ओटी गाउन का इस्तेमाल ना करें। ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड है और बहुत ही गलत तरफ ये जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए।